दोस्तों अभी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों भारत के भूगोल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में और उसमें हम पर्वतीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाद में हमने एक टेस्ट को इंक्लूड किया है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं सभी को उसमें शामिल किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया वीडियो लेक्चर जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो आपको समय से उपलब्ध हो सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हम इन सब टॉपिक्स को भारत के भूगोल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था भारत के सामान्य परिचय के बारे में। आज हम भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे, फिर उसके बाद में भारत के दर्रे, नदियाँ, झीलें, इन सभी टॉपिक्स को हम क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर दें। ठीक है, हमें बताएं, आप हमें कमेंट करते हैं तो उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और जो भी परेशानी है, दिक्कत है, कोई सुधार करना है तो आप हमें अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का भौतिक विभाजन हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है भारत विभिन्न भौतिक स्वरूपों में बटा हुआ है। जैसे कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वह 10.7% पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है और पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है, जिसमें मैदानी क्षेत्र का विस्तार सबसे अधिक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि पर्वत, पहाड़ और पठार और मैदान में अंतर क्या होता है। तो चलिए एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। पर्वत जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचाइयों में, वो भी उनके साथ में उनकी एक चोटी होती है। ठीक है, तो चोटियों से निर्मित और बहुत अधिक ऊंचाई के जो पहाड़ होते हैं उन्हें पर्वत कहा जाता है, और पहाड़ जो होते हैं, जो पहाड़ी होती है, उनकी चोटी नहीं होती है और उनकी ऊंचाई भी पर्वत से कम होती है। वही पठार की बात करें तो पठार ऊपर से समतल आकृति के होते हैं। ठीक है, जिनकी ऊंचाई मैक्सिमम वही 300 मीटर से ऊपर की हाइट के होते हैं पठार। ठीक है, और मैदान क्षेत्र के बारे में तो ज़्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मैदान वो होते हैं जिनमें कोई उच्चावच नहीं होता है, मतलब कोई ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत को धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर 5 भौगोलिक आकृतियों में बांटा जा सकता है। धरातलीय विभिन्नताओं की बात करें, जैसे कि कहीं कहीं पर भारत में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर मैदान पाया जाता है, वहीं कहीं पठार पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं उसके आधार पर 5 भौगोलिक आकृतियों में भारत को बांटा गया है। तो ये 5 भौगोलिक आकृति कौन कौन सी है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। इन 5 पार्ट में भारत का भौतिक विभाजन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, हाँ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं चित्र के माध्यम से कि ये 5 पार्ट हैं। कौन कौन से 5 पार्ट हैं कि ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, ये मैदानी भाग है, जब हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, जो मैदान का निर्माण करती हैं, उससे बना था उत्तर का विशाल मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। तटवर्ती मैदान, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। द्वीप समूह, ठीक है, तो इन सब तथ्यों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो उसमें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसमें ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय पर्वत श्रेणी और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः हम 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। वहीं हिमालय पर्वत श्रेणी को हमने 2 भाग में बांटा है, एक तो भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन में हिमालय पर्वत को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय।
प्रादेशिक विभाजन, तो प्रादेशिक विभाजन में देखते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो ये प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। वहीं तीसरे नंबर पर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी देखेंगे। तो चलिए, इस तरीके से हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आज कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तीनों पार्ट के बारे में। ये जैसे कि ट्रांस हिमालय, ये हमारा नंबर फर्स्ट पे जो है ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है दोस्तों परे, परे। तो ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय से परे, तो हिमालय से जो परे है ऊपर की साइड में वह है ट्रांस हिमालय। और दूसरे नंबर पर ये है हिमालय, तो ये हिमालय पर्वत का विस्तार है यहाँ से इस कलर में। ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद में ये आती है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, येलो कलर में, ये तीसरे नंबर पर ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो देखिए तो पहले मैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बारे में आपको दिखा दूं चित्र के माध्यम से। तो देखिए, ये हमारा ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, इसमें ये वाला क्षेत्र है, इसी में ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं। तो देखिए, मैं भी आपको दिखाऊं, चलिए देखते हैं। ये रही, ये काराकोरम सबसे ऊपर, फिर उसके बाद में लद्दाख, फिर उसके बाद में जास्कर। ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं काराकोरम वाले रीजन में पड़ती हैं। ठीक है, तो इन तीनों से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में बाल्टोरो और सियाचिन जैसे बृहद ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो देखिए, ग्लेशियर क्या होते हैं, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहा जाता है। हिमनद मतलब ऐसे पर्वत जो बर्फ से ढके रहते हैं, बारहमासी जो बर्फ से ढके रहते हैं, उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। तो ग्लेशियर पे अलग से चर्चा करेंगे, अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, उसमें जितने भी भारत के ग्लेशियर हैं सभी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। आगे गॉडविन ऑस्टिन K2, जिसे हम K2 बोलते हैं, 8611 मीटर इसकी हाइट है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए यहाँ से ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। वह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। तो देखिए, लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी, जिसकी हाइट है 7788 मीटर, वह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। कभी आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन सी है? माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और देखिए जास्कर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कॉमेट 7756 मीटर, ये जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको यहाँ पर K2 के बारे में दिखा देता हूँ कि K2 की अवस्थिति कहाँ पर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए, ये है, देखिए K2 8611 काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको दिख गया होगा ये। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद में आगे देखते हैं हम हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक तो हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे और एक जो है प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। तो पहले भौतिक विभाजन के बारे में देखते हैं, जिसमें हम बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में डिवाइड करके भौतिक विभाजन को पढ़ते हैं। बृहद हिमालय का मतलब है सबसे जो बड़ा हिमालय है, लघु हिमालय बीच का, और शिवालिक सबसे नई और सबसे छोटा हिमालय का पार्ट। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी से एक प्रश्न आप हमेशा याद रखना कि हिमालय पर्वत जो है नवीन एवं बलित पर्वत श्रेणी में आता है। नवीन का मतलब सबसे जो नया है, अभी अभी उसका निर्माण हुआ है। वलित का मतलब होता है वह वलय आकार में है। वलय मतलब इस तरीके से इन्हें बोला जाता है वलय। ठीक है, वलित पर्वत है हिमालय पर्वत। ये डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो सबसे पहले हम तीनों पार्ट से देखते हैं बृहद हिमालय के बारे में। तो बृहद हिमालय पे चर्चा करते हैं। तो बृहद हिमालय को देखिए, पहला पॉइंट, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री का मतलब हिम से ढके हुए पर्वत यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं, इस वजह से इसे हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। देखिए, हिमालय में जो सबसे ऊपर पड़ता है वह बृहद हिमालय ही है। अभी मैं चित्र के माध्यम से अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर। यहाँ जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी एवरेज हाइट की बात करें तो वह 6100 मीटर है, ठीक है। विस्तार देखें तो विस्तार है नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। देखिए, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ चित्र के माध्यम से। ये देखिए, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, अभी हमने ट्रांस हिमालय में तीनों के बारे में पढ़ा था। ये अभी हमने तीनों के बारे में पढ़ा था। और इससे जो नीचे पाया जाता है वही पाया जाता है हिमालय, बृहद हिमालय। देखिए, ये रहा बृहद हिमालय, ठीक है। तो बृहद हिमालय का जो विस्तार है नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक है। अभी दूसरे चित्र के माध्यम से अभी मैं आपको पूरा सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, प्रमुख हिमनद की बात करें, हिमनद मतलब हिम से ढके हुए पर्वत, ठीक है, हिमनद, ग्लेशियर। तो इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, भिंडर, मिलाम, जेमू जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। और प्रमुख चोटियों की बात करें तो बृहद हिमालय में जो नेपाल में स्थित हैं चोटियां, उनमें माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, अन्नापूर्णा, और भारत में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नामचा बारवा और नंदा देवी जैसी पर्वत चोटी पाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम चित्र के माध्यम से। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अभी ये रहा नंगा पर्वत और नंगा पर्वत ये रहा नामचा बारवा। तो नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक बृहद हिमालय का विस्तार पाया जाता है, जिसमें प्रमुख ये चोटियाँ अभी आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, अभी दिखाता हूँ। देखिए, तो ये नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक ये बहुत सारी जितनी भी चोटियाँ हैं यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको इनमें सबसे अधिक ध्यान किस चीज़ पे देना है? जो माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, मकालू, अन्नापूर्णा, ये नेपाल में पड़ती हैं, ठीक है। तो स्थान के अकॉर्डिंग भी हमें ये चोटियाँ याद रखनी है। वहीं भारत में कंचनजंगा जो सिक्किम की सीमा पर पड़ती है, और नंगा पर्वत, नामचा बारवा, नंदा देवी पड़ते हैं। तो चलिए, जो मुख्य चोटी हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में देखते हैं, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं कंचनजंगा की हम बात करें तो कंचनजंगा यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी क्यों? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आती है केटू, दूसरे नंबर पे केटू, और तीसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा, ठीक है दोस्तों। तो यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है और यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। यह हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, सबसे कन्फ्यूजिंग पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है कंचनजंगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है केटू, क्योंकि केटू जो है हिमालय में नहीं पड़ती है, केटू ट्रांस हिमालय का पार्ट है, इसीलिए हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। केटू के बाद यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जैसा कि केटू सबसे ऊंची चोटी है भारत की और दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है, और हिमालय पर्वत में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं लघु हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय के बारे में, इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि यह मध्य में पड़ता है। ऊपर बृहद हिमालय, बृहद के बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। औसत ऊंचाई 4500 मीटर। इस श्रेणी में घास के मैदान पाए जाते हैं। जो इसके ढलान हैं मध्य हिमालय में, जो
ढलानों पर घास के जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि लघु हिमालय में ढलानों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो मर्ग, और उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल या पयार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी स्थित हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि बृहद हिमालय के नीचे ही लघु हिमालय का विस्तार पाया जाता है। प्रादेशिक नामों की बात करें तो लघु हिमालय के कुछ प्रादेशिक नाम हैं। जम्मू कश्मीर में इस हिमालय को पीर पंजाल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार कहा जाता है, उत्तराखंड में नाग तिब्बा और नेपाल में महाभारत। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में नाग तिब्बा, नेपाल में महाभारत। चलिए देखते हैं मैप की सहायता से। यहाँ ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये वाला तीनों श्रेणियाँ जो पड़ती हैं, अभी हमने पढ़ा था, ये ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं। इसके नीचे पड़ती है बृहद हिमालय। ये देखो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के नीचे ये जो विस्तार जो अब आपको नजर आ रहा है, ये जो विस्तार नजर आ रहा है, यही है लघु हिमालय। ठीक है, ये देखिए पीर पंजाल, धौलाधर, नाग तिब्बा, महाभारत। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो पीर पंजाल इसे जम्मू कश्मीर में कहा जाता है और धौलाधर इसे हिमाचल प्रदेश में, नाग तिब्बा उत्तराखंड में, नेपाल में महाभारत। बार बार देखना दोस्तों, तो इससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब शिवालिक हिमालय के बारे में देखते हैं। ठीक है, यह देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखा दूँ आपको। ये तीनों श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके नीचे बृहद हिमालय पाया जाता है, फिर लघु हिमालय, फिर उसके बाद में सबसे नीचे आता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक में देखते हैं, यह हिमालय की सबसे बाहरी व नवीनतम श्रेणी है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, बृहद हिमालय से नीचे की साइड में जब हम चलते हैं तो इसकी ऊंचाइयां कम होती जाती हैं, क्योंकि यह एक नवीनतम श्रेणी है अभी शिवालिक वाली। ठीक है, शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। देखिए मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालयों के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें दून कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं घाटी क्या होती है। घाटी इस तरीके से दो पर्वतों के बीच की जो जैसे जो जगह होती है, ठीक है, जो गड्ढे नुमा जो जगह होती है, बीच में जो गैप होता है, उसे हम घाटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो घाटियां जो पाई जाती हैं मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, इन्हें दून कहा जाता है। जैसे नाम सुना होगा आपने, देहरादून। ठीक है, देहरादून। चलिए आगे देखते हैं, या नोट पॉइंट देखिए दोस्तों, अच्छे पॉइंट हैं ये। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ये दोनों जो अलग होते हैं एक दूसरे से, वह होते हैं सचर जोन के द्वारा। सचर जोन से ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, वहीं बृहद हिमालय और लघु हिमालय ये होते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन के द्वारा बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग किया जाता है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अब प्रादेशिक विभाजन के बारे में देखते हैं। तो प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो प्रादेशिक विभाजन में हम पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हम भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में देखते हैं पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच की जो स्थान है, देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ बता दूँ कि जो प्रादेशिक विभाजन जो किया गया है वह नदियों को आधार मान के किया गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के स्थान को पंजाब हिमालय नाम दिया गया है, या हम इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। वहीं कुमायूं हिमालय सतलुज नदी और काली नदी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के 800 किलोमीटर के इस क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। और असम हिमालय
तीस्ता नदी और दिहांग नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है, 720 किलोमीटर के इस क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। तो ये 4 प्रादेशिक विभाजन जो है 4 पार्ट में किया गया है। चलिए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, जैसा कि आपको दिख रहे होंगे इसमें, ये रेड लाइन जो हो रही हैं ये नदियों को दर्शा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक लाइन जो रेड नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ दिहांग। देखिए तो यहाँ पर जो है ये जो नदियाँ हैं, ये सबसे ऊपर सिंधु नदी है। अभी मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये सिंधु नदी और सतलुज नदी, ये हमारी ये सिंधु नदी है और ये सतलुज नदी। ठीक है, सिंधु नदी और सतलुज नदी के इस क्षेत्र को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं, जो 560 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। ठीक है, और वहीं सतलुज नदी और काली नदी के इस क्षेत्र को जो सतलुज नदी और काली नदी के बीच का ये क्षेत्र है, इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, जो 320 किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, वहीं इसके बाद में हम देखते हैं काली नदी और तीस्ता नदी। देखिए ये काली नदी और तीस्ता नदी के इस क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं, और इसके बाद तीस्ता नदी और दिहांग नदी वाले क्षेत्र को इसे असम हिमालय कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमें इसमें याद केवल यही रखना है कि पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच का क्षेत्र है, कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के बीच का क्षेत्र है, और नेपाल हिमालय कौन सी नदियों के बीच का क्षेत्र है, वहीं असम हिमालय कौन सी नदियों के बीच का क्षेत्र है। यहीं से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं अब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें तो दिहांग गार्ज, यहाँ दिहांग नदी है, उसके बाद में दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय के इसी भाग को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमें जो म्यांमार से लगा हुआ जो क्षेत्र है, ठीक है, उस पर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ हमें केवल पहाड़ियों के बारे में याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहाड़ियाँ देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एबोर, मिरी, मिशमी, डाफला, पटकाई बुम जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणि पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नाम जो राज्य का जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग पहाड़ियों के भी नाम हैं। वहीं असम की बात करें तो असम में मिकर, रेगमा, बरेल और मेघालय में गारो खासी जयंतिया। और इन सब में बात करें तो सबसे अधिक बार पूछी जाती हैं गारो खासी जयंतिया। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप याद रखना। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ये देखिए पटकाई बुम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और ये गारो खासी जयंतिया, बरेल रेंज, ये सब पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, टेस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो टेस्ट आप अवश्य लगाएं, जिससे आपको ये एहसास होगा कि हमने जो पढ़ा है हमारी समझ में कितना आया है, हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन सी। ठीक है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो यह मेघालय में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखिए भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कंचनजंगा से रिलेटेड बस यही 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की दूसरे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, और हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी कंचनजंगा। ठीक है, चलिए हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था हिमालय का जो विस्तार है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक है। तो नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यह
सबसे पूर्वी चोटी है। चलिए आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत उत्तरी सीमा पर स्थित है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो ज्वालामुखी पर्वत का, बलित पर्वत का। देखिए बलित पर्वत का मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालय पर्वत नवीन एवं बलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, तो वह है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछी है तो कंचनजंगा। ये पॉइंट मैंने कई बार आपको क्लियर कर दिया है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। तो इसमें हिमालय इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गए हैं, एक नवीनतम वाला भी और एक बलित पर्वत वाला भी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में मैंने भी आपको बताया था, नामचा बारवे। ठीक है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पाद प्रदेश का मतलब है जो सबसे नीचे वाला जो रीजन है, तो उसे शिवालिक कहा जाता है। नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो दूसरी, संसार की दूसरी पर्वत चोटी के बारे में पूछा है, तो माउंट एवरेस्ट के बाद नाम आता है गॉडविन ऑस्टिन K2 का। ठीक है, तो ऑप्शन ए का सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। ये मैंने पॉइंट अभी आपको बताए थे कि दून पर्वत घाटियों को कहते हैं। ठीक है, पर्वतों के बीच में जो पाई जाती हैं, और जो ढलानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में उन्हें मर्ग कहते हैं। ठीक है, वहीं उत्तराखंड में उन्हें पयार या बुग्याल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लघु हिमालय क्षेत्र के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? अभी मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया था, तो उन्हें मर्ग कहा जाता है। वहीं पयार और बुग्याल उत्तराखंड में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए काली नदी एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं, तो सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पाया जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, और सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है कुमायूं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पाया जाता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में पाया जाता है असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए काली और तीस्ता के बीच में पूछा है, तो ये नेपाल हिमालय इसका राइट आंसर। वहीं सतलज नदी एवं काली नदियों के बीच के हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उसे बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? तो प्लीज़ सबसे पहले देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगर चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें, बस यही आपसे एक उम्मीद है। सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें दोस्तों में, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो लेक्चर, ये कंटेंट हमारे द्वारा दिया जाने वाला कैसा लग रहा है। दोस्तों आप हमारे कंटेंट के बारे में नहीं, हमारी मेहनत के बारे में बताएंगे कि आपको कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।